नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने जनसभा कर जनता से की वोट की अपील, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। रुड़की रेलवे स्टेशन समेत 23 धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। गढ़वाल दौरे से लौटे करण मेहरा ने चारधाम यात्रा में अव्यवस्था का लगाया आरोप, बीजेपी बोली दिखावा नहीं, अपने हालात पर करे मंथन। डोईवाला क्षेत्र की सौंग नदी में खनन खोलने की मांग को लेकर खनन कारोबारियों ने सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ट्रक खराब होने से 3 घंटे तक बाधित रहा मसूरी टिहरी हाईवे, यात्री हुए परेशान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कल 9 मई को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपने लिए वोट की अपील की, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जनसभा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई अन्य बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत उनके लिए नया नहीं है, वो बचपन से चंपावत में आते रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत विधानसभा उनकी प्राथमिकता में होगा। चंपावत को वो एक अलग विधानसभा बनाएंगे, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस छोटे छोटे गुटों में बंट गई है। उनकी गुटबाजी में राज्य का विकास हमेशा प्रभावित हुआ है। राज्य का विकास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। महान जनता ने पिछले आम चुनाव में यहाँ से भारी बहुमत से जिताया और उन्होंने इस समय मुझे अपना प्रस्ताव देकर इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और मैंने आज यहाँ से उनके साथ आकर प्रत्याशी के रूप में यहाँ से नामांकन पत्र भरा है। मैं गोंदी की भूमि को नमन करता हूँ, मैं माँ पूर्णा को नमन करता हूँ, कालका मैया को नमन करता हूँ, माँ बाराही को नमन करता हूँ, माँ हिया देवी को, माँ रणकुटी देवी को। हमारे यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में और ये क्षेत्र हिंदुस्तान के नक्शे में पर्यटन का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, ध्यान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर नौजवानों के रोजगार के लिए काम करेंगे। यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण जो गाँव क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अभी रोड कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, उसको रोड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे और भारत के मानचित्र में इसका नाम आए, हर तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए जो सर्वस्व हो, वो सर्वस्व लगाने का काम करेंगे। मैं तैयार हूँ इस देवतुल्य जनता की, चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता की सेवा करने की। कैलाश जी ने जो कामों को आगे बढ़ाया है उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, उनको तेजी से और लाएंगे, नए कामों को लाएंगे। सब मिलकर ये चंपावत हमारा जो है आदर्श चंपावत बने उसके लिए। रेलवे स्टेशन रुड़की के अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रुड़की रेलवे स्टेशन के साथ ही 23 धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पत्र ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें इस पत्र की जाँच पड़ताल करने में जुट गई है। रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक कार्यालय को मिले इस पत्र में रुड़की रेलवे स्टेशन समेत हर की पैड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी, कनखल का दक्ष मंदिर और पिरान कल्याण का नाम शामिल है। पत्र में प्रदेश के 23 छोटे बड़े धार्मिक स्थलों के नाम शामिल है। पत्र को सार्वजनिक नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार की देर रात रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक एसके वर्मा के नाम में एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें 23 अन्य धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से ही पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा पत्र रेलवे स्टेशन रुड़की अधीक्षक के नाम कार्यालय में पोस्ट किया गया है। आपको बता दें कि पहले अप्रैल 2019 में भी एक धमकी भरा पत्र रेलवे अधीक्षक को मिला था। वहीं अब पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो पहले मिले पत्र और इस पत्र की हैंड राइटिंग की जाँच करने में जुटे हैं। वहीं धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से जीआरपी, पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की नींद उड़ी हुई है। सभी टीमें तेजी के साथ जांच में जुट गई है। पत्र भेजने वाले ने अपने आप को जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी गैंग का एरिया कमांडर बताया है। पत्र में बम विस्फोट की तारीख भी लिखी गई है। डाक द्वारा मिले पत्र से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है। रुड़की रेलवे अधीक्षक ने जीआरपी और आरपीएफ के साथ ही मुरादाबाद के डीआरएम को मामले से अवगत करा दिया है। खुद को जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी गैंग का एरिया कमांडर बताने वाले ने धमकी दी है कि 21 मई को लक्सर, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, काठगोदाम, मुरादाबाद और बरेली के रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ा देंगे। हरिद्वार के धार्मिक स्थल मनसा देवी, हर की पैड़ी को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। पत्र में मुख्यमंत्री का नाम भी लिखा गया है। देखिए, इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है और हमारी फोर्स लगातार मुस्तैद है। जगह जगह हमारी ड्यूटी भी लगी हुई है। आज
हर की पैड़ी पे भी ड्यूटी परमानेंट लगी रहती है, वहाँ पे पीएससी भी रहती है और फोर्स पर्याप्त तैनात रहती है। तो और हमारी बीडीएस की टीम भी लगातार चेकिंग वगैरह करती रहती है। हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं सर। इस तरह के हम लोग नॉर्मल डेज में भी अलर्ट मोड पे रहते हैं, हमारी लगातार चेकिंग होती रहती है। एक रैंडम चेकिंग भी हम लोग करते हैं और इसके अलावा बीडीएस की टीम भी उसको चेक करती रहती है। तो हर एक दिन को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, हर एक जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको गंभीरता से लेते हैं और सतर्क दृष्टि बनाए रखते हैं। पत्र आपने देखा था, हम लोगों का ये तो इंटरनल मैटर है कि कैसे जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा में हम लोग किसी तरह की कोई चूक नहीं रखते हैं। नॉर्मल डेज में भी हम लोग जैसा बताया कि चेकिंग करते रहते हैं और हमारी बीडीएस की लोकल टीम और इंटेलिजेंस हमेशा अलर्ट मोड पर है। आज एक कार्यक्रम फोर्स की डिमांड की गई थी और फोर्स उनको पर्याप्त दी गई है और चेकिंग और सारे उसको ध्यान में रखा गया। देखिए, लेटर हम लोगों को प्राप्त हुआ है और जानकारी जब की गई तो पूर्व में भी ऐसे लेटर आए हुए हैं। इसमें कुछ संगठनों द्वारा धमकी दी गई है हमारे रेलवे स्टेशंस और कुछ अन्य संस्थान को लेकर के। तो इसमें जो है जांच कराई जा रही है और इसको हल्के में ना लेकर के हम लोग जो है लगातार चेकिंग फ्रिस्किंग करा रहे हैं। बीडी टीम के द्वारा भी चेकिंग कराई जा रही है, मैनुअल चेकिंग भी की जा रही है और इसमें जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन पे नज़र रखी जा रही है। सभी को निर्देशित किया गया है कि जितनी संदिग्ध वस्तुएं मिलें तो उनको हल्के में ना लेकर के उनकी सभी की चेकिंग करा लें। इसके अलावा हमारे स्टेशंस पे हर जगह पीए सिस्टम लगे हुए हैं, तो लगातार पब्लिक की अवेयरनेस के लिए पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि अपने आसपास वो भी ध्यान रखें और किसी को कोई भी सूचना इस प्रकार की मिलती है तो हम लोगों को अपडेट कराएं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने गढ़वाल दौरे से वापस लौटने के बाद अपने अनुभव साझा किए। करण मेहरा ने बताया कि चारधाम यात्रा में सरकार ने व्यवस्थाएं पूरी नहीं की है, खास तौर पर बिजली और स्वास्थ्य को लेकर चारधाम में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में सरकार के दावों को देखना चाहता था। हमारी गढ़वाल की यात्रा का समापन हुआ है। हमने अपनी यात्रा में पाया कि सरकार के दावे पूरी तरह खोखले हैं। लगातार लोगों की मौत हो रही है। करण मेहरा ने कहा कि चारधाम यात्रा में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। करण मेहरा ने धामी सरकार पर बरसते हुए कहा कि चारधाम यात्रियों के लिए चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो पुराने शौचालय थे वही है, नया कोई नहीं बना है। महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बारिश से बचने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब लोगों के लिए रैन बसेरा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ में बिजली की व्यवस्था ना के बराबर है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा के गढ़वाल भ्रमण को एक दिखावा मात्र बताया है। मेहरा के गढ़वाल दौरे पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अब ढूंढने से भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि गढ़वाल दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं के नाम पर 2-4 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस पर अब कितने लोगों का विश्वास बाकी रह गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने हालातों पर मंथन करने की जरूरत है, जिससे बचे हुए कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े रह सकें। डोईवाला के ब्लॉक सभागार में आंगनबाड़ी में काम कर रही महिलाओं को एक दिवसीय डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आईसीआईसीआई फाउंडेशन के प्रशिक्षक दीपक रावत महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि कैसे डिजिटल बनकर स्मार्टफोन के माध्यम से आंगनबाड़ी के कामों को किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला सदस्यों को मोबाइल के माध्यम से नेट बैंकिंग, ऑनलाइन वर्क, गूगल पे के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्तियों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्तियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने का काम आईसीआईसीआई फाउंडेशन कर रहा है। महिलाओं को प्रशिक्षित करने पहुंचे दीपक रावत ने बताया कि डिजिटल प्रशिक्षण इन महिलाओं के बहुत काम आएगा। तो वहीं प्रशिक्षण ले रही आंगनबाड़ी महिला सदस्यों में भी इस डिजिटल प्रशिक्षण के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। मेरा नाम कनुप्रिया पुण्य, मैं सेक्टर भोगपुर से हूँ। आज ऑनलाइन हो रहा है, इससे ट्रेनिंग से हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि हर आजकल मतलब कोई भी रिपोर्ट हो तो हमें ऑनलाइन ही देनी पड़ती है। इस ट्रेनिंग से हमें फ़ायदा ही होगा, काफ़ी कुछ सीखने वाले हम। हमने ये डोईवाला ब्लॉक से ये ट्रेनिंग शुरू की है। इस ट्रेनिंग में हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर्स को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल प्लेटफॉर्म में सक्षम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये लोग आने वाले समय में अपने केंद्र में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य इन्हें ऑनलाइन करने होते हैं, सारी रिपोर्ट ऑनलाइन भेजनी होती है। और इसके साथ साथ हम लोग इनको कंप्यूटर का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी देने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कंप्यूटर में जीमेल कैसे चलाएँ, ठीक है, व्हाट्सअप, गूगल पे और सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में इनको जानकारी दी जा रही है सर।
मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर क्लब के पास एक ट्रक खराब होने के कारण सड़क के दोनों और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तरकाशी टिहरी धनौल्टी चंबा मसूरी टिहरी बाईपास रोड से आने जाने वाले लोगों को करीब 2 से 3 घंटे सड़क पर ही इंतजार करना पड़ा। पुलिस मसूरी की टीम एसआई विनय शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मैकेनिक की मदद से ट्रक को ठीक कराकर बड़ी मुश्किलों से यातायात को सुचारू किया गया। वहीं कई गाड़ियों को पुलिस द्वारा धक्का लगाकर सड़क के किनारे किया गया, जिससे कि यातायात को सुचारू किया जा सके। एसआई विनय शर्मा ने बताया कि सुबह के समय एक ट्रक मसूरी टिहरी बाईपास फर क्लब के पास सड़क के बीचों बीच खराब हो गया था, जिस कारण सड़क के दोनों और वाहनों का लंबा जाम लग गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रक को हटाने के लिए जेसीबी भी बुलानी पड़ी, लेकिन मैकेनिक के द्वारा ट्रक को करीब 2 से 3 घंटे के बाद ठीक कर चालू किया गया, जिसके बाद यातायात को सुचारू किया गया। वहीं कई गाड़ियां सड़क पर फंस गई थी, जिसको पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से धक्का लगाकर सड़क किनारे कर यातायात को व्यवस्थित किया गया। उन्होंने कहा कि चढ़ाई काफी होने के कारण कई बड़े वाहन यहां पर खराब हो जाते हैं, जिस कारण अक्सर जाम लग जाता है, जिसको लेकर मसूरी टिहरी बाईपास पर पुलिस के कर्मियों को तैनात किया गया है। सूचना मिली थी कि 1 घंटा पहले करीब जो है सुबह बोली की तरफ एक ट्रक जा रहा था, जो मैकेनिकल कंडीशन के कारण ख़राब हो गया था, जिसे जो है यहाँ मिस्त्री की मदद से बुलाया, उससे जो ठीक करा पहले और ठीक करा के उसको जो है हम यहाँ से हमने जाम खुलवाया, तो अभी स्थिति सामान्य है। आप क्या मानते हैं, कई और गाड़ियाँ भी खराब हुई तो उसको लेकर काफ़ी दिक्कत है, धक्का लगाना पड़ा पुलिस को? हाँ, कुछ गाड़ियाँ यहाँ उनको कुछ हाइट है, गाड़ियों में थोड़ा लोड रहता है तो चढ़ नहीं पाती हैं, तो फिर धक्के की मदद से भी हमने उसको ऊपर लेके गए और जाम को खुलवाया। अब व्यवस्थित हो गया, अब जाम व्यवस्थित है। डोईवाला क्षेत्र की कालूवाला की सौंग नदी में खनन खोलने को लेकर वन विकास निगम देहरादून ने कालूवाला में ग्रामीणों से बैठक करके लोगों से राय ली और लोक जन सुनवाई की थी, जिसमें कालूवाला के तमाम किसानों और ग्रामीणों ने खनन न खोलने की मांग करते हुए क्षेत्र के लोगों ने एक प्रस्ताव भी बनाकर प्रशासन को दिया था। लेकिन कल तमाम खनन कारोबारियों ने भाजपा नेता संजीव सैनी के नेतृत्व में डोईवाला के एसडीएम युक्ता मिश्रा से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित करते हुए सरकारी उपखनिज निकासी को तत्काल खोलने की मांग की है। निजी स्कूलों में फीस को लेकर हंगामा या चर्चा कई बार होती है, लेकिन क्या कोई ये भी सोचता है कि जिस ट्रांसपोर्ट के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम ली जा रही है वो ट्रांसपोर्ट मान्य है या नहीं? पुरानी और खटारा बसों को रंगाई पुताई कर ये निजी स्कूल महज चलने लायक तो बना देता है, लेकिन उनके कोई भी दस्तावेज पूरे नहीं होते, जैसे ना तो फिटनेस, ना इंश्योरेंस और ना ही इन वाहनों को चलाने वाले चालकों के पास लाइसेंस ही होता है। लिहाजा ऐसे में यदि कोई अनहोनी हुई तो आपको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल तो पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ लेगा। ऐसा ही मामला सामने आया है काशीपुर के एक निजी स्कूल का, जिसकी मनमानी ऐसी कि दूसरे स्कूल के नाम से रजिस्टर्ड वाहन को अपने स्कूल के नाम से फर्जी तरीके से चला रहा है और जिसके कोई दस्तावेज पूरे नहीं है। ऐसे में जब इन खटारा बसों की जानकारी लेकर पूछताछ हुई तो वाहन चालक फरार हो गए। यही नहीं, परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस बात की जब सूचना दी गई तो विभाग ने जाँच की तो पता चला कि वाहनों के कोई दस्तावेज पूरे नहीं है और जो वाहन है वो पूरी तरह से कंडम हो चुके हैं, जो बच्चों की सवारी के लिए उपयुक्त नहीं है। धन्यवाद। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये आज जो विशेष रूप से जो है स्कूल वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि बार बार शिकायत क्षेत्र में मिल रही है कि यहाँ पर जो है अनधिकृत रूप से वाहन संचालित किए जा रहे हैं और स्कूली बच्चों को उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि वाहन के जो है सभी प्रपत्र पूर्ण होने चाहिए, चालक प्रति में होनी चाहिए, बस का कलर जो है वो वाहन का पीला रंग का होना चाहिए, खिड़कियों पर जाली होनी चाहिए। तो इसके विरुद्ध जो भी कमी पाई गई उसको सुसंगत धाराओं में चालान किया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि क्षेत्र में लगातार जुगाड़ वाहनों से जो है बच्चों को ढोने का जो है ये शिकायत बार बार मिल रहा है और जुगाड़ वाहनों को के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा और ये अभियान लगातार चलेगा। और जब भी ये वाहन खास करके जुगाड़ वाहन मिलेंगे तो इसमें स्कूल प्रबंधन और जो भी जुगाड़ के वाहन स्वामी होंगे और चालक होंगे उनके खिलाफ जो भी है वो FIR दर्ज कराई जाएगी, जो क्या सर्वोपरि है। जैसे कि DL नहीं है, किसी की वाहन में परमिट नहीं है, टैक्स नहीं है, वर्दी में नहीं है, चालक सीट बेल्ट लगा के नहीं चल रहे हैं और किसी में अग्निशमन यंत्र नहीं है और फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो इन सब धाराओं में जो है वाहनों का चालान किया जाए।
सुराज सेवा दल की प्रदेश अध्यक्षा महिला प्रकोष्ठ कावेरी जोशी की अगुवाई में बीती 9 मई को यूपीसीएल और पिटकुल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार द्वारा विभिन्न पदों पर रहते हुए किए गए भ्रष्टाचार की एसआईटी और सीबीआई से जांच कराने सहित 13 सूत्रीय मांग को लेकर ऊर्जा भवन में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। कावेरी जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ध्यान दिलाया कि जगत कल्याणकारी पूज्य बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन वहां बिजली बत्ती गुल होना शुभ संकेत नहीं है। जोशी ने बताया कि अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत रहते हुए अनिल कुमार पर पिटकुल की अधीक्षण अभियंता महिला कर्मी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच मात्र एक मुख्य अभियंता से लिपापोती कर आवाज दबाना राज्य आंदोलनकारियों मात्र शक्ति का अपमान बताते हुए इसमें जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा केस में दिए गए निर्देशों के अनुसार महिलाओं की बहुमत वाली कमेटी से जांच कराकर मात्र शक्ति को न्याय दिलाया जाए। सुराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि अनिल कुमार प्रबंध निदेशक यूपीसीएल बिजली प्रबंध में विफल होने के कारण अघोषित बिजली कटौती और महंगी बिजली और ऊर्जा विभाग की तमाम अनियमितताओं के दोषियों को सजा दिलवाएं। बागेश्वर जिले में उत्तराखंड निर्माण के 21 वर्षों बाद जिला उद्योग केंद्र में पहली बार उद्योग संघ का गठन किया गया। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ज्ञान प्रकाश दुर्गापाल ने बताया कि कोरोना काल से ही बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि कई युवा नौकरी छूट जाने से आज भी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा इस स्थिति को प्रतिस्पर्धा के रूप में लिया गया है कि रिवर्स पलायन को रोका जा सके। इसी के तहत स्वरोजगार की अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है, जिससे कि पहाड़ के युवाओं को अन्य शहरों में रोजगार के लिए न जाना पड़े। देखिए, जैसे कि आप सभी विज्ञ हैं कि कोरोना के बाद रोज़गार की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। कई हमारे बच्चे जो बाहर काम करते थे और कोरोना की वजह से वहाँ उनका कंपनियां बंद हो गई और वो बेचारे वापस आ गए। तो सरकार ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया कि हम रिवर्स माइग्रेशन को रोकें, हम ऐसी परिस्थितियाँ यहीं क्रिएट करें कि उनको यहीं रोज़गार उपलब्ध कराएँ और जो कि वहाँ अहमदाबाद, गुजरात या बम्बई, कलकत्ता, जहाँ के भी वहाँ न जाके उनको यहीं पर कुछ न कुछ अपनी रोजी रोटी का अवसर प्रदान हो सके। तो इसके लिए सरकार ने हमको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का एक अवसर दिया था, जिसमें जो हमारा विगत वर्ष 375 लोगों को इसमें लाभान्वित कराया गया है, उससे पहले 200 लोगों को लाभान्वित कराया गया था और इस बार की भी इसके लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। तो इस बार के लिए भी हमने इसके साक्षात्कार प्रारंभ कर दिए हैं और विगत वर्ष से एक छोटे लोगों के लिए एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो का भी एक शुरुआत की गई है, जिसमें 50,000 तक का लोन है और इसमें बहुत अच्छी सब्सिडी है, 20,000 तक की सब्सिडी है इसमें। और आदमी कोई छोटा काम, जैसे कोई चाय की खोमचा है, कोई चाउमीन मोमो की दुकान खोलना चाहे, कुछ भी खोलना चाहे, हर चीज़ उसमें कवर हो जाती है, सब्जी का ठेला वगैरह। और एक ये है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये काफ़ी पहले समय से चलती आ रही है। तो इसमें हमारा जो लक्ष्य था, हमने लक्ष्य से काफ़ी ऊपर इसको काम किया है। 131 के अगेंस्ट हमने करीब 175 के आसपास विगत वर्ष में लोन मिले हैं और लोग अपना अच्छे ढंग से लाभ कमा रहे हैं और रोज़गार भी सृजित कर रहा है। देखिए, इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय हैं, जब इन्होंने पहली उद्योग मित्र की बैठक यहाँ करवाई थी, तो इनका एक प्रश्न था कि भाई ये बताइए कि यहाँ औद्योगिक परिसंघ है कि नहीं है। तो हमने उनको बताया सर अभी तक कोई ऐसा कोई औद्योगिक परिसंघ यहाँ पर नहीं है। और तो उन्होंने बताया औद्योगिक परिसंघ होना चाहिए ताकि इस तरीके से जो भी इनकी बात हो एक संघ के रूप में आ गया है तो उसमें उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो उन्होंने बार बार इस बात की और उन्हीं की प्रेरणा से ये आज जितने भी उद्यमी यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोगों ने उनकी बात को स्वीकार किया और बैठ के एक शुरुआत कर दी है। अब जो भी बातें आएंगी संघ के माध्यम से आएंगी। पहले अकेले कोई आदमी को अपनी बात उठानी पड़ती थी, अब पूरा संगठन उनकी बात उठाएगा और निश्चित रूप से वो ज़्यादा प्रभावी होगा। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उधम सिंह नगर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़े क्षत्रियों ने पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम स्थल से सैकड़ों क्षत्रिय समाज के लोग महाराणा प्रताप जिंदाबाद, भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयराज सिंह ने कहा कि 9 मई 1540 को जन्मे महाराणा प्रताप को हमारे देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मनाया जाता है। दिवस है 9 मई महाराणा प्रताप का जन्म दिवस। आज हम जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय सूर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में इसका जो प्रचार प्रसार है और ये दिवस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और ये इनको हर साल मनाते हैं। वैसे 9 मई महाराणा प्रताप जन्मदिन को
लेकिन इस बार स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय शौर्य दिवस के रूप में हम इसको सब पूरे देश में मना रहे हैं और हर शहर हर कस्बा इसको मना रहा है इसको। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती यहाँ पर सारे अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के द्वारा यहाँ मनाई गई और हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। मेरे यहाँ प्रतिष्ठान पे कार्यक्रम है और हम लोग ने जाके महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मांग की कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा को बड़ा किया जाए, पीतल की प्रतिमा लगाई जाए और हमारे तमाम वरिष्ठ जन हमारे पदाधिकारी हमारे जो समाज के हैं क्षत्रिय समाज के लोग वहाँ उपस्थित रहे। और देखिए एकता का, महाराणा ने भी एकता का संदेश दिया था, उसको लेकर के आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस के रूप में, क्षत्रिय सौर दिवस के रूप में मना रहे हैं। सारे देश के, सारे बाहर के भी जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं एकजुट हो और एक मंच पर आके देश के लिए भलाई करें, आन बान शान, देश की आन बान शान की रक्षा करें। जो महाराणा प्रताप का अपना खुद महाराणा प्रताप ही कहते थे, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ विचार गोष्ठी का भी कार्यक्रम है जो भी चल रहा है और सबने अपने विचार। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।